जी सर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल पर्सपेक्टिव चैनल पे खुशामदीद। मैं हूं सादिया मकसूद और आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन फारूक मशकानी साहब। आज हम बात करेंगे, क्या चाइना वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है? क्या चाइना आने वाले दिनों में सुपर पावर बनेगा? इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर हसन फारूक मशकानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। रिसेंटली अभी जो है वॉर के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से चाइना ने हमारे थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो अब आप ये बताइए कि क्या चाइना जो है वो वाकई आने वाले दिनों में क्या सुपर पावर बन जाएगा? और वो किस तरह से अमेरिका को कन्फ्रंट करेगा? जी, आज की दुनिया में मैं समझता हूं कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आप नजर दौड़ाएं तो राइज ऑफ चाइना जो है, ये दुनिया भर की जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। चाइना बड़े अरसे से, जब 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर का आगाज किया और अफगानिस्तान पे उसने अटैक किया, तो एग्जैक्टली उसी ईयर चाइना ने एक स्ट्रेटजी स्टार्ट की जिसको कहते हैं इंडिजिनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। चाइना की ये स्ट्रेटजी थी। चाइना ने बड़े आराम से और बड़ी कामली जो है ना, अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी के साथ ऊपर वो लेके गया। फिर चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत, इस वक्त अगर आप देख लें तो वो दुनिया में टॉप का इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होते हैं, चाइना उसका सबसे बड़ा प्लेयर है। फिर इस वक्त अगर आप देखें तो चाइना दुनिया भर की जो ग्लोबल डॉलर का रिजर्व्स हैं, वो भी तकरीबन चाइना के पास सबसे ज्यादा हैं। कुछ जो इदारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना के जो रिजर्व्स हैं वो यानी $6 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ग्लोबल ट्रेड में आप देख लें तो चाइना इस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ईयू का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जापान का, और दीगर कंट्रीज का भी। अगर आप पॉलिटिकली देखें तो चाइना बड़ी तेजी से अपनी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो उस रीजन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में, इवन लैटिन अमेरिका तक उसने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया हुआ है। अब आती है बात मिलिट्री के हवाले से, तो चाइना मिलिटरीली भी जो है वो दुनिया भर में आप देख लें कि वो अपना जो बजट है उसको बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है, और अपना डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। उसके अंदर बड़ी आप कह लें कि नई नई चीजें वो लेके आ रहा है। स्टेल्थ फाइटर्स वो बना रहे हैं। इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है उनके पास। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं कि उस पे चाइना जो है आपको वो वर्ल्ड के अंदर सेंटर स्टेज का प्लेयर और एक राइजिंग ग्रेट पावर की सूरत में आपको नजर आ रहा है। तो इसको तफसील से जो है ना, इस पे वन बाय वन करके इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो चाइना है वो किन लिंक्स के थ्रू अपने आप को वेरीफाई कर रहा है और किस तरह से अपने आप को शो करवा रहा है कि हम जो है वो इस टाइम सुपर पावर बनने जा रहे हैं? क्योंकि इस टाइम वो डायरेक्ट तो वॉर कर नहीं रहा और उनके पास इस तरह की काफी सारी वजूहात हैं। कौन सी ऐसी वजूहात है जिनके थ्रू वो वॉर कर सकता है? जी देखें, अगर आप इकोनॉमी का देखें तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, तो चाइना इस वक्त परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर आप ओवरऑल जो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चाइना इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो तकरीबन इस वक्त जो है ना वो 2,000 अरब डॉलर को, यानी सॉरी 2,000 ट्रिलियन तक वो पहुंचने वाला है। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। तो इकोनॉमिकली चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर अगर आप देख लें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो चाइना है। दुनिया के अगर आप ट्रेड सरप्लस के हवाले से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो सालाना तकरीबन 1,500 अरब डॉलर से ज्यादा है, और $4 ट्रिलियन यानी 4,000 अरब डॉलर से ज्यादा उनका सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड है। इसी तरह वो जापान के साथ उनका बड़ा बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड है, यूरोपियन यूनियन के साथ है, लेटिन अमेरिका के साथ है, इवन इंडिया जैसे मुल्क जो उनका होस्टाइल कंट्री है उसके साथ भी उनका जो ट्रेड है वो तकरीबन $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो देखें, जब आप एक सुपर पावर बनते हैं तो उसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल जो उसका होता है वो इकोनॉमी ही होता है, कि कोई भी जो राइजिंग पावर होती है वो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, और इस इकोनॉमी के जरिए वो दुनिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जाता है।
तो अगर आप चाइना को देख लें तो चाइना ने पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर हो, साउथ एशिया हो, ठीक है, अफ्रीका हो, फार ईस्ट हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, लेटिन अमेरिका हो, दुनिया भर में इस वक्त चाइना हजारों बिलियन डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लोन्स दे रहा है दुनिया में, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है। सीपेक उसकी एक जिंदा मिसाल है, बीआरआई है। इस तरह जो वो है बांग्लादेश और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और दुनिया के यानी आप कह लें कि कोई खिता उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं है जहां वो अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रेंथन ना कर रहा हो और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा ना रहा हो। तो इकोनॉमी के हवाले से अगर आप देख लें तो इस वक्त चाइना दुनिया भर में, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से चाइना दुनिया की इस वक्त बगैर किसी डाउट के वो सुपर पावर है, ठीक है। और अगर आप देख लें तो उसने एआईबी, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्रिएट किया हुआ है, वो भी बाज एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये वर्ल्ड बैंक की कंपटीशन में ये उन्होंने एक अपना बैंक बनाया हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो उसके सिग्नेटरी हैं या जो उसके पार्टनर्स हैं। इसी तरह अगर आप उसके रिजर्व्स की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा है, जो कि वर्ल्ड बैंक के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाइना किसी भी हवाले से दुनिया में किसी दूसरे प्लेयर से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। तो पहला इंडिकेटर तो इकोनॉमी हो गया, ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही है, वो ग्लोबल उनका जो ट्रेड वॉर है वो भी इसी इसके ऊपर बेस्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर जो है ना वो ड्यूटीज जो है ना कस्टम ड्यूटीज आयद कर दी थी। लेकिन चाइनीज इतने स्मार्टली उन्होंने प्ले किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसमें फौरन जो है ना विद इन वीक्स उसको रिलैक्स करना पड़ा। इसी तरह अगर आप दूसरे वेरिएबल्स पे बात करते हैं तो जो बीआरआई उनका प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मार्शल प्लान दिया था वेस्टर्न यूरोप के लिए, जिसमें आज के जमाने से अगर आप उसकी असेसमेंट करें उस वक्त तो उसकी जो एलोकेशन थी मार्शल प्लान के तहत वो तकरीबन $13 बिलियन थी, जो अगर आज के जमाने में कन्वर्ट करें वो तकरीबन $150 बिलियन के करीब बनता है। तो इसी तरह चाइना ने तकरीबन $1000 बिलियन का बीआरआई प्रोजेक्ट, जो कि जिसके सी रूट्स अलग हैं और लैंड रूट्स अलग हैं, तो वो उनका जो ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक उनकी जो एक्सपेंशन है इन्फ्लुएंस का, वो उसका एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक इंडिकेटर है, एक वेरिएबल है जिसपे चाइना बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया उनका जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो एससीओ जो है वो एक सिक्योरिटी का इदारा है जिसका प्राइम मकसद जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जो है ना इस रीजन के अंदर जो वो है यानी कोऑपरेशन को बढ़ाना है। जो इसके एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं तो अगर आप उनकी पॉपुलेशन देखें तो ये दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन बनती है, और उसकी अगर आप लैंड मैस देखें या लैंड एरिया देखें तो वो दुनिया का 40% वो बनता है, जिसके अंदर भी चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बड़ा, जिसे कहते हैं यानी एक बड़ा जबरदस्त अंदाज में रखा हुआ है। तो इस यहाँ भी सिक्योरिटी में भी, और अगर आप थर्ड उसमें देखते हैं तो वो है मिलिट्री। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई शक नहीं है कि दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है। उनकी जो ऑफशोर बेसिस हैं वो तकरीबन 800 से ज्यादा हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास बहुत ज्यादा हैं। लेकिन चाइना बहुत तेजी से इस गैप को फिल कर रहा है। इस वक्त दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है, और उनकी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन है वो इतनी तेजी से आगे जा रही है कि आपने पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया वॉर है उसमें उसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन देखी है कि उन्होंने जस्ट पाकिस्तान को कुछ चंद मिसाइल और कुछ चंद एक एयरक्राफ्ट में कोऑपरेशन किए हैं या जेट एंड सी पाकिस्तान को सेल आउट किए हैं। तो इससे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाला हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि चाइना का इस वक्त स्पेस प्रोग्राम हो, उनकी जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन नेवी है वो दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है जो बहुत तेजी के साथ जो है ना ये इंडो पैसिफिक के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। स्पेस के अंदर चाइना बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो ये ऐसे नंबर ऑफ ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जिसमें चाइना बहुत तेजी के साथ अपने आप को ग्लोबल स्टेज के ऊपर यानी अपना जो सिक्का है वो बिठाता चला जा रहा है। जी। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमेरिका ने इस वक्त जो है वो चाइना की प्रोडक्ट्स और चाइना का बॉयकॉट किया है।
लेकिन जिस तरह से चाइना अपने आप को सुपर पावर मनवाने में लगा है, क्या आपको लगता है इन फ्यूचर अमेरिका ये बाइकआउट खत्म करने पे मजबूर हो जाएगा? जी, मैंने जैसे आपको कहा ना कि चाइना और जो यूएस है उनका जो, अगर आप ट्रेड का वो कंपैरिजन देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। फंसा कैसे है कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के अगेंस्ट, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन पर ईयर से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अगर वो उनके ऊपर ट्रेड ड्यूटीज लगाते हैं या ट्रेड एम्बार्गो लगाते हैं, तो चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका के अंदर उनकी जो एक्सपोर्ट है अगर वो कम होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, वहां पे आवाम का रिएक्शन आता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ी ही कम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो ट्रेड उनके साथ वो करते भी हैं मिसाल उसके ऊपर, तो दूसरी तरफ चाइना भी एक अच्छी खासी इंपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन के अंदर हैवी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल होती है, वो एक अच्छी खासी तादाद में चाइना वहां से इंपोर्ट करता है। अब अगर चाइना भी उसके ऊपर वो लगाता है ड्यूटी, तो अमेरिका के लिए यानी एक इस तरह का वो बन गया है कि नाइदर यू कैन स्वेलो इट, नाइदर यू कैन थ्रो इट आउट। ना वो फेंकने की उस पोजीशन में है और ना ही वो उसको निगलने की पोजीशन में है। वो गले की हड्डी बन चुकी है चाइना के साथ ट्रेड उनकी, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में इतने सस्ते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट है वो चाइनीज प्रोडक्ट का कंपीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा अमेरिका ना तो ये ट्रेड उनको वारे में है, और ना ही इसको स्टॉप करना उनके लिए फिलहाल इतना आसान है। वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट टैक्टिक्स के जरिए चाइना को प्रेशराइज जरूर कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चाइनीज जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा यानी उसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमें ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कीजिएगा, जो जो चाइनीज का एक वो बना हुआ है एससीओ, उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है कि चाइना के साथ इस वक्त जो कौन कौन से ममालिक जुड़े हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि शायद यूरोपियन ममालिक जो है वो ज्यादा जुड़े हैं, जबकि अभी तक चाइना जो है वो डायरेक्टली इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा। जी चाइना, ये सॉरी सादिया, ये आपका बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट यहाँ पे बताऊं कि ये जो डिबेट है, ये जो चाइना के इनिशिएटिव्स है, इसको हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना। ये मैंने अपने पीएचडी थीसिस में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि चाइना वन आफ्टर द अदर, डे बाय डे, हर आने वाले सालों में वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे ये लगता है कि चाइना अपरेंटली कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि वो कोई नया वर्ल्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उनके जो एक्शंस हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एससीओ को इस रीजन में 2001 के अंदर उन्होंने एससीओ को वो किया। और एससीओ में उन्होंने, वो खुद हैं, सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं, रशिया है, फिर बाद में पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। और इसमें 10 मुल्क हैं इस पूरे रीजन के, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, चाइना और रशिया। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने इतना जबरदस्त रखा है कि कोई स्टेट जो है उसको कोई बहुत ज्यादा सुपरियरिटी दूसरे पे हासिल नहीं है। यहाँ उन्होंने यानी आप कह लें कि पूरे रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको एक सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर बांध के रखा हुआ है। फिर अगर आप देखें तो ब्रिक्स पे अगर आप जाते हैं, तो वो भी उनका एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है कि जिसके अंदर यानी ब्राजील है, रशिया है, ठीक है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका। वहां भी उन्होंने इतनी स्मूथली, इतनी स्मार्टली अपनी इन्फ्लुएंस को और अपने जो इंटरेक्शन है कंट्रीज के साथ इतना बढ़ाया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स या जो दुनिया की जो दीगर पावर सेंटर्स हैं उनको उसने एंगेज किया हुआ है। ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स को काफी चैलेंजेस हैं उनके उसके साथ, यानी उनके जो इनिशिएटिव्स हैं। फिर अगर आप बीआरआई देख लें, एआईबी देख लें, और अभी इन्होंने रिसेंटली जो कल परसों इन्होंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन हांगकांग के अंदर बनाया हुआ है, ये इट्सेल्फ आप ये कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के लिए चैलेंजेस खड़े करता है, तो वो लाइक माइंडेड कंट्रीज जो ऑलरेडी 36 के करीब तो उन्होंने साइन कर दिए हुए हैं, 50 के करीब डेलीगेशन थे, 20 के करीब दुनिया के जो दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके, इवन यूनाइटेड नेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे। तो अगर चाइना इन लाइक माइंडेड कंट्रीज, और सर्टनली इसकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो अगर चाइना कल को यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ करता है अपने इन तमाम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, तो मुझे बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन का मुस्तकबिल क्या होगा।
क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने पिछले 7-8 दहाइयों में यानी 1945 से ऑनवर्ड अब तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन को प्योरली अपने जिसे कहते हैं ना हेजेमोनिक डिजाइन्स के लिए इस्तेमाल किया, तो वो कंट्रीज जिनको दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम से बहुत ज्यादा उनको शिकवे हैं, उनको बड़ी डिससेटिस्फेक्शन है उसके अंदर, अगर चाइना उनको वहां से विड्रॉ कराने में कामयाब हो जाता है, या चाइना दुनिया में कुछ छोटे कंट्रीज का के दरमियान में डायलॉग के जरिए उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करवाने में कामयाब हो जाता है, तो मुझे बताइएगा कि क्या लोगों का ट्रस्ट इस ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईओएम है इसके ऊपर बढ़ेगा या यूनाइटेड नेशन के ऊपर ही रहेगा? सर्टनली ये लोग इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि चाइना को एक आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल रेडीमेड किस्म का एक नया ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा, जिसको अगर वो लीड करता है तो सर्टनली जो मौजूदा सिस्टम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, ये यकीनी तौर पर डिस्फंक्शनल हो सकता है। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनती चली जा रही है। चाइना बहुत तेजी से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, और जो ग्रेट पावर है स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके लिए आए दिन चैलेंजेस में इजाफा होता चला जा रहा है। जी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चाइना और ताइवान का क्या इशू है आपस में, और अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट क्यों कर रहा है? जी, ये देखिए, चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जो ताइवान है ये उसका हिस्सा है, और चाइना बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज पे बहुत कंजर्वेटिवली जो है ना वो ये कहता है कि वी बिलीव इन वन चाइना। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनाइटेड स्टेट्स है या जो एंटी चाइनीज जो कंट्रीज हैं, उसमें बहुत सारे एंटी चाइनीज कंट्रीज भी चाइना की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इवन इंडिया और चाइना के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद तो उनके भी जो वो टाइज हैं या उनकी जो रिलेशंस हैं वो काफी हद तक जो है ना वो यानी क्वेश्चनेबल हो गए। लेकिन तो यानी ताइवान जो ताइवान है वो बलूचिस्तान की तरह है? नहीं, ये नहीं, बल्कि मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें कोई इतना अनरेस्ट नहीं है। बलूचिस्तान का तो हमारा वो है नहीं, क्योंकि वो पहले उनका वहां पे काफी प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो बहुत सारे वो कंट्रीज जिनके चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है वो भी चाइना को इसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो यहाँ पे चाइना को परेशान करता है कि जी नहीं जी, वो उनको उन्होंने जो है ना वो F-35 भी दिए हुए हैं और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है, ये सारा कुछ। लेकिन बात यह है कि जिस तेजी के साथ चाइना दुनिया की पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपनी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है, अपनी जो नेवी है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है, फाइटर स्टेल्थ फाइटर्स बना रहा है, और आप कह लें कि यानी स्पेस प्रोग्राम उसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो हर हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो एक वक्त आ सकता है कि चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या उसके इस रीजन के अंदर जो इंटरेस्ट हैं उसको बरह रास्त थ्रेटन भी करे कि अगर आप ताइवान के ऊपर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम यहाँ यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि चाइना इस मामले में बड़ा आप कह सकते हैं कि वो बड़े सब्र से काम लेने वाले लोग हैं। हांगकांग के लिए उन्होंने बहुत लंबा अरसा जो है ना वेट किया, और फाइनली 1997 में हांगकांग उनका एक इंडिजिनस आप कह सकते हैं कि जोन बन गया था। तो इसी तरह वो इस चीज के इंतजार में है कि टाइम विल कम दैट वो जो ताइवान के साथ उनके जो डिफरेंसेस हैं या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और वो उसको भी अपना पार्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स यकीनी तौर पे यहाँ उनके लिए एक परेशानी का बायस है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सी पैक कॉरिडोर जो है पाकिस्तान में वो किस हद तक फायदेमंद साबित होगा? जी, मैं ये बड़ा आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। याद रखिएगा कि जब भी कोई पावर जो होती है ना, जब भी कोई कंट्री वो ग्रेट पावर बनने का ख्वाब देखता है, तो हमेशा याद रखें कि उनका जो आप देखें रशिया का एक वक्त में क्या था कि जी वार्म वाटर्स तक पहुंचना है, उसने वार्म वाटर्स तक क्यों पहुंचना है, उसके साथ ऑलरेडी एक ओशन तो था वहां पे। ठीक है। इस वक्त चाइना भी उसी उसके ऊपर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि चाइना अपना एक्सेस जो है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है। सीपैक जो है वो उसी उनकी जो एफर्ट्स है उसका हिस्सा है कि अब अगर जो साउथ चाइना सी है या जो पैसिफिक के अंदर अगर यूनाइटेड स्टेट्स या स्पेशली जो मलाका स्ट्रेट है
सिंगापुर और मलेशिया के उसमें, अगर वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चूंकि वो भी उस रीजन के अंदर एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल किस्म की पावर है, अगर, और दूसरा ये है कि जो चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड है वो सारा इसी जो है ना यानी मलाका स्ट्रेट और इसके इसके थ्रू होता है। तो अगर यहाँ पे मुस्तकबिल में कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनती है, तो उस वक्त चाइना का जो ट्रेड है, उनकी जो इंपोर्ट्स, स्पेशली उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि 80% उनकी इंपोर्ट्स होती है मिडिल ईस्ट और दीगर कंट्रीज से, तो वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, मलाका डायलेमा को अवॉइड करने के लिए और टू ओशन थ्योरी पे काम करने के लिए कि जी ग्रेट पावर्स अपना कांटेक्ट या कनेक्शन दो ओशंस के साथ चाहती है। तो एक तो उनका जो है ना वो यानी पैसिफिक के साथ है ही है, पाकिस्तान के थ्रू, सीपेक के थ्रू वो इंडियन ओशन तक भी अपना एक्सेस जो है उन्होंने बढ़ाने का एक फैसला किया। क्योंकि जब पाकिस्तान और चाइना का इस चीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, तो जाहिर सी बात है ये जो सीपेक का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चाइना के फ्यूचर डिजाइन्स हैं, उनके जो फ्यूचर 21st सेंचुरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें सीपेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर वो है, यानी डेवलपमेंट है। ये अगर कामयाब होता है तो तब चाइना फ्यूचर का जो ग्रेट पॉलिटिक्स या ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का जो रोल है वो एफिशिएंटली प्ले कर सकता है। अदरवाइज अगर ये कामयाब नहीं होता सीपेक, खुदा न खास्ता, तो फिर चाइना को बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो सीपेक है ये पाकिस्तान और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस है, ये उसका भी एक जबरदस्त किस्म की रिफ्लेक्शन है। आपको अगर याद हो तो जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इंडिया का दौरा किया था। और इंडियन जो वो है जो रिजीम है नरेंद्र मोदी की, को ये कहा कि इस रीजन के अंदर आप प्री पीस को रहने दीजिए, अमन के लिए कोशिश कीजिए बजाय इसके कि जंग जदल करें। नरेंद्र मोदी ने इस बात पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनका लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया के आपस में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो कुछ माहिरीन का या कुछ एनालिस्ट का ये ख्याल है कि वो एक्चुअली चाइना इंडिया को, और चूंकि इंडिया ने भी वहां पे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, ऐसे स्टेप्स लिए थे, जिससे यूं लगता था कि इंडिया जो है वो सीपेक के लिए मुस्तकबिल में शायद कोई प्रॉब्लम खड़े कर सकता है या उसका इरादा हो। तो वहां से चाइना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इंडिया को कि इस रीजन के अंदर अगर आप कोई डिस्टेबलाइजेशन करेंगे तो उसके ऊपर चाइना बिल्कुल भी खामोशी से नहीं बैठने वाला। तो वहां से ये बात शुरू होती है। और अब आप देख लें कि अभी ये जो पहलगाम अटैक होता है उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है टू न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के दरमियान में, तो इस पे भी चाइना ने फर्स्ट टाइम ओपनली और बहुत कैटेगोरिकली पाकिस्तान का स्टांस जो है उसको सपोर्ट किया है। उन्होंने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट किया है, उन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया है और पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया है। और टू द एक्सटेंट उन्होंने, चाइनीज ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया है। वो ये सारी जो चीजें हैं वो इस चीज की तरफ इंडिकेट करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती है कि चाइना हर सूरत में सी पैक को कामयाब होता देखना चाहता है। इसके एक रीजन और ये भी है कि चूंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और किसी भी जो यानी आपको कह लें कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का जो पायलट प्रोजेक्ट होता है, अगर वो मुश्किलात का शिकार हो या नाकामी का शिकार हो, तो फिर जाहिर सी बात है जो बीआरआई के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसके ऊपर भी लोगों के जहनों में शकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं, जो कि वेस्टर्न मीडिया ने, स्पेशली अमेरिकन मीडिया ने बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम किया और दुनिया में ये कंफ्यूजन उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की कि ये डेट ट्रैप्स हैं। स्पेशली पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया सीपेक के लिए कि ये डेट ट्रैप है। लेकिन चाइना के लिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सीपेक है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए ताइवान है। क्योंकि ताइवान में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस रीजन में कोई जंग होती है या कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अल्टरनेट रूट जो है वो चाइना के पास वो सीबेक ही रहता है कि वो गवादर पोर्ट के जरिए अपना जो ट्रेड है उसको आप कह सकते हैं कि एफिशिएंटली उसको कंटिन्यू रख सके। और लास्ट इस चीज में एक चीज वो ये भी है, जो कंपोनेंट है सीपैक का, वो ये है कि अगर आप देखें तो ईस्टर्न चाइना बहुत डेवलप है, वेस्टर्न चाइना जो है वो अंडर डेवलप है। और मिडिल ईस्ट से अगर आप
शंघाई पोर्ट का डिस्टेंस लेते हैं, यानी गवादर से, तो वो तकरीबन कुछ 10,000 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। ठीक है। और फिर शंघाई से ये जो इनके वेस्टर्न रीजन है, तो ये भी कुछ तकरीबन 4 से 4,500 किलोमीटर ये बनता है। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन कुछ 15,000 किलोमीटर जो है ना वो ट्रेवल बनता है। जबकि अगर आप जो सिंकियांग रीजन है इनका, वहां से अगर आप गवादर देखते हैं, तो ये जस्ट 2,200 किलोमीटर बनता है। तो इतना बड़ा जो ट्रेवल है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, टाइम इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी जो फ्यूचर चाइना की जो वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें भी इस हवाले से भी बड़ा इकोनॉमिकली और आप कह लें कि टाइम, इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, वो भी सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट वो है दोनों कंट्रीज के लिए। तो चाइना किसी सूरत भी जो है ना सीपेक को नाकाम होता हुआ नहीं देखना चाहता। जी। जी। अच्छा सर, क्योंकि टाइम की काफी शॉर्ट है तो एक लास्ट क्वेश्चन है। गूगल जो है वो चाइना के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये मल्टीपोलर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, ये जो हमने सारी डिबेट की ना, इसका यही लुबे लुबाब बनता है कि चाइना यूनिपोलर वर्ल्ड में सेटिस्फाइड नहीं था। यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या था कि जिस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सिंगल हैंडेड हेजेमोन था, या दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया, सारी दुनिया को अगर आप इकट्ठा कर लें, तो उनकी इतनी पावर और इतना इंफ्लुएंस नहीं था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को किसी डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकें या उससे रोक सकें। चूंकि चाइना एक बड़ा मुल्क है, रशिया भी एक बड़ा मुल्क है, तो 1996 से ऑनवर्ड इन दोनों की आपस में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। और वो इस चीज पे उनका एक कंसेंसस है, रशिया और चाइना का, कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्लोबल हेजेमनी है उसको वो चैलेंज करेंगे। अच्छा, चैलेंज कैसे करेंगे कि फार ईस्ट के अंदर जियो पोलिटिकली चाइना करेगा, सेंट्रल एशिया और वेस्ट ईस्टर्न और यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप या दूसरे दीगर यूरोप के अंदर रशिया करेगा। और इसके अलावा इस आज से पहले या कुछ अर्सा पहले तक ये एक चीज नजर आ रही थी कि इकोनॉमिकली चाइना जो है वो चैलेंज करेगा यूएस की जो ग्लोबल हेजेमनी है, और मिलिटरीली जो है वो रशिया करेगा। लेकिन हालिया दिनों के कुछ वाकयात और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया जंग है, उससे ये पता चलता है कि चाइना जो है वो मिलिटरीली भी किसी से पीछे नहीं है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था, अब दुनिया में दीगर प्लेयर्स भी ऐसे आ गए, स्पेशली चाइना और रशिया। और यहाँ पे यूरोप भी एक अच्छा खासा पावर सेंटर बन सकता था, लेकिन यूरोप ने हमेशा अपने आप को बैंड वैगन किया, उन्होंने अमेरिकन की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की। लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि वो भी अपने आप को कंसोलिडेट करे और वो भी अपने आप को एक पावर सेंटर के तौर के ऊपर दुनिया में यानी अपना तारुफ जो है उसको जारी रखे। तो ये दुनिया में आप कह सकते हैं कि ये 3 या 4 पावर सेंटर्स हैं या प्लेयर्स हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज हो सकेंगे। अब बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब किसी भी चीज पे इनिशिएटिव लेता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो चाइना या रशिया जो है वो जाके उनको वहां पे वीटो कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत दफा ऐसे हुआ है कि अमेरिकन ने बड़े टफ किस्म के स्टांस दिए हैं, लेकिन चाइना ने आगे बढ़ के पाकिस्तान को वहां से सेफ गार्ड किया है। तो इस वक्त यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दुनिया में उस तरह की से नहीं है, या उनका इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है जो आज से 15 या 20 साल पहले था। अब चूंकि बाकी प्लेयर्स भी जो है ना वो भी मैदान में उतर चुके हैं, तो देखिए ये वर्ल्ड बिल्कुल बड़ी तेजी से ग्लोबल पॉलिटिक्स के हालात चेंज हो रहे हैं। और जितनी तेजी से चाइना नए नए इनिशिएटिव ले रहा है, जिस तरह उन्होंने ये आईओएम बना दिया, AIB बना लिया, SEO बनाया, BRI उन्होंने वो किया हुआ है, तो इससे तो यही लगता है कि चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को आगे लेके जा रहा है। और अगले कुछ अरसे में जो दिखता है, क्योंकि उनका 2049 उनका गोल भी है कि जी 2049 में वो कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि उसके अंदर उनके ये वो हो जो वो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कहते हैं कि ग्रेट पावर जो होती है वो ज्यादा अरसा साइलेंट नहीं रहती, खामोश नहीं रहती, क्योंकि वो ताकत किस काम की जो इस्तेमाल ना हो, जरूरत पड़ी तो वो जरूर जो है ना वो कहेंगे आ जाए जी। तो मुझे किसी किस्म की इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि चाइना बहुत तेजी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है, और यही मेरा PhD का थीसिस भी था वैसे।
ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस बात की समझ आ गई होगी यूनिपोलर और मल्टीपोलर में क्या फर्क है। इसके साथ साथ जो चाइना है वो सुपर पावर बन के सामने आएगा और पाकिस्तान की इसी तरह हेल्प करता रहेगा, और हम उनकी मदद से इसी तरह जो है वो जंग जीतते रहेंगे। तो हम समझते हैं कि चाइना का जो एक्सपेरिमेंट है वो पाकिस्तान के थ्रू कामयाब हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो भी कामयाब होंगे, और सी पैक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को काफी फायदा पहुंचाएगा। तो इसी के साथ अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।